नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। रेडियो उड़ान पर प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात में हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर से आपके साथ। जी हां, प्रोग्राम एक मुलाकात में। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा और चिर परिचित प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात। भाई दोस्तों, आप कभी कल्पना करके देखिए कि इस जीवन में कोई भी कार्य क्या मुलाकात के बगैर संभव है? भाई अगर आपको कहीं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू फेस करना है, तो मुलाकात इंपॉर्टेंट है। आपको अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, चाहे पहली बार या फिर दूसरी बार, तीसरी बार, किसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों? मुलाकात की। भाई कोई दूर दराज के क्षेत्र से, देश से, विदेश से आपसे मिलने आया है, तो वहां पर भी मुलाकात ही महत्वपूर्ण है। आपको शादी के लिए अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से बातचीत करने जाना है, मिलने जाना है, वहां पर भी तो मुलाकात ही महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। भाई स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन कराना है तो मुलाकात करनी पड़ती है। कहां कहां जीवन के किस पहलू में मुलाकात की इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका महत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि यह जीवन दरअसल सही मायनों में मुलाकात के बगैर संभव नहीं है। इस जीवन में सामाजिक जो बंधन हैं, जो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं, वहां दरअसल सही मायनों में मुलाकात एक विशेष महत्व रखती है। बल्कि मैं यूं कहूं कि मुलाकात के बगैर इस समाज का सही ढंग से संचालन करना वो तार्किक नहीं है, संभव नहीं है। उसके लिए मुलाकात ही जीवन के हर पग में, जीवन के हर पहलू में मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण मुलाकात के चलते, या यूं कहें कि इस मुलाकात के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके लिए हर सप्ताह शुक्रवार की रात 9 बजे लेकर आते हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात। और हमारी एक कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है कि हम उन लोगों से आपको रूबरू कराएं जिन्होंने डिसेबिलिटी होने के बावजूद, चाहे वो दृष्टिबाधित लोग हों, चाहे वो पीपल विद अदर डिसेबिलिटीज हों, बावजूद डिफिकल्टीज के उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अपने आप में कुछ खास है और जिसको हम खास नजर से देखते हैं और खास तरीके से जिसे हम नवाजते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं महाराष्ट्र मुंबई के प्रशांत मधुकर नायक। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र के प्रशांत मधुकर नायक बहुत ज्यादा परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि वो अभी यंग हैं, डायनामिक हैं और उनके पास दोस्तों सही मायनों में कहना चाहिए कि मल्टी टैलेंट है। एक ऐसी मल्टी टैलेंट पर्सनैलिटी आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होने जा रही है, जिनसे हम बस कुछ ही पलों में बातचीत करने वाले हैं।
दोस्तों, प्रशांत मधुकर नायक वर्तमान समय में बाय प्रोफेशन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में बतौर असिस्टेंट मैनेजर कार्य कर रहे हैं और उल्लेखनीय है कि हाल ही में उन्हें यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड या यूं कहें कि एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड के बड़े खिताब से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, प्रशांत मधुकर नायक रोल मॉडल कैटेगरी में भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। दोस्तों, प्रशांत मधुकर नायक लो विजन पर्सन है, यानी कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि अब तमाम जो बैंक हैं, जो एटीएम हैं खासतौर पर, वो टॉकिंग फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल कराई जा रही है और काफी बैंक, जिसमें कि स्वयं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जहां की प्रशांत मधुकर नायक कार्य कर रहे हैं, ऐसी तमाम शाखाएं हैं इस बैंक की जहां की अब दृष्टिबाधित व्यक्ति अब बिना किसी सहायता के वो एटीएम कार्ड का बखूबी यूज कर सकता है और ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश विड्रॉल की बात हो या तमाम तरह के जो भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, अवेलेबल हैं एटीएम मशीन के माध्यम से, वो अब दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वयं बिना किसी सहायता के कर सकता है। और न केवल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बल्कि तमाम, चाहे वो एसबीआई की ब्रांचेज हो, तमाम बैंक की जो ब्रांचेज हैं उसमें टॉकिंग फैसिलिटीज, कहना चाहिए वॉइस इनेबल्ड फीचर दृष्टिबाधित लोगों के लिए अब धीरे धीरे प्रारंभ तो पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब उस दायरे को बढ़ाया जा रहा है और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि उस क्षेत्र में, यानी कि ये जो टॉकिंग फैसिलिटी एटीएम में दृष्टिहीनों को दी जा रही है, उसके सेटअप में और उसको कहना चाहिए सही मायनों में सही प्रारूप प्रदान कराने में प्रशांत मधुकर नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशांत डेजी फोरम इंडिया के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं और मुंबई का वो प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है जेवियर रिसर्च सेंटर फॉर विजुअली इंपेयर्ड, जी हाँ, लंबे समय के साथ तमाम कार्य क्षेत्रों में प्रशांत मधुकर नायक इस संस्थान के साथ भी जुड़े रहे हैं। आप NAB मुंबई और इनेबल इंडिया बेंगलोर के साथ भी अपने कंट्रीब्यूशन के चलते जुड़े रहे हैं। तमाम सामाजिक क्षेत्रों में आपने कार्य किया है, आपकी तमाम गतिविधियों पर, और आपने अब तक समाज के प्रति बावजूद अपनी दृष्टिहीनता के जो कार्य किया है, उन तमाम विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे बस कुछ ही पलों में। हमारे श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ। प्रशांत, वेलकम टू प्रोग्राम एक मुलाकात एंड लेट मी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर रिसीविंग दैट NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल अवार्ड। आपको और रेडियो उड़ान की सारी टीम को बधाइयाँ, एक ICT का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए और एक अच्छा फीड और फैसिलिटी शुरू करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रशांत, क्योंकि आपकी ये रिसेंट अचीवमेंट रही है यूनिवर्सल डिज़ाइन एक्सेस अवार्ड, तो आपकी ज़ुबानी प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस अवार्ड के बारे में जानना चाहेंगे। दरअसल किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और आपको किस कैटेगरी में अभी ये रिसेंटली अवार्ड मिला है? तो आई थिंक लेट्स बिगिन विद दिस। श्योर। NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड 2010 में इसकी शुरुआत हुई। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस और एम्फेसिस इन्होंने जॉइंटली मिलकर इसमें इसकी शुरुआत की। इसका मेन उद्देश्य जो इंडिविजुअल्स
या वर्किंग प्रोफेशनल्स और कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर वो बिल्डिंग ऑफ एनवायरनमेंट हो, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट हो, अवेयरनेस हो, इस तरह से काफी एरियाज जहां पे एक्सेसिबिलिटी की पहुंच उन्होंने बढ़ाई हो या उसमें कंट्रीब्यूशन दिया हो, उनको ये एक अप्रिसिएशन दिया जाता है। इसमें 3 कैटेगरीज है, जैसे मैंने अभी बताया। कैटेगरी ए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है, कैटेगरी बी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, और कैटेगरी सी जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। तो मुझे ये साल का 2014 का जो अवार्ड मिला है वो कैटेगरी ए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में मिला है। और मुझे एक खुशी हो रही है कि ये 2010 से जब शुरुआत हुई तो इसमें जो हमारे आज हमारे कम्युनिटी के, ब्लाइंड कम्युनिटी के जो स्टॉलवर्ड्स है, जैसे दीपेंद्र मनुचा जी, डॉक्टर सैम तारापुर वाला, ये सब इसके ऑलरेडी अचीवर्स रह चुके हैं जी। तो ये थोड़ा बहुत एनसीपीडीपी अवार्ड्स के बारे में, और जो मेरा एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में काम चल रहा है, कर चुका हूँ, शायद उसके लिए ये एक अचीवमेंट के तौर पे ये एक अवार्ड है, एप्रिसिएशन है जी। प्रशांत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो न केवल एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में बल्कि बहुत सारी फील्ड्स हैं। जहां तक एक्सेसिबिलिटी का सवाल है तो एक्सेसिबिलिटी का एक वाइड एरिया आपने कवर किया है, चाहे हम बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी की बात करें या उस बातचीत के विषय पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन से लेके आज तक बीइंग अ लो विजन पर्सन, आप लो विजन हैं, किन किन स्ट्रगल्स का आपको सामना करना पड़ा, और काफ़ी कुछ आपने जो अचीव किया है, और अभी यू आर क्वाइट यंग, आगे चल के और अचीव करेंगे। यू आर प्रोफेशनली और वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको अपने चाइल्डहुड से लेके और यहाँ तक क्या क्या प्रयास करना पड़ा, क्या क्या एफर्ट्स आपको लगाने पड़े, वो मैं अपने लिसनर्स की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूँगा। मैं पर्सन विद अल्बिनिज्म हूँ। ये कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो लो विजन कैटेगरी में आ जाती है। बाय बर्थ अल्बिनिज्म कंडीशन होने से आंखों में निस्टैगमस है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस आईबॉल मूवमेंट है। अल्बिनिज्म कंडीशन में बेसिकली आपको पिगमेंट्स नहीं होते आपके शरीर में, तो उसकी वजह से आपकी आंखें, आपकी स्किन, आपका हेयर कलर सारा अफेक्ट हो जाता है। जैसे मेरी स्किन वाइट है और ऑफ कोर्स काफी सेंसिटिव है धूप के लिए, सनशाइन के लिए, एज वेल एज फोटोफोबिया है ग्लेयर की तरफ, या सन अगर धूप है ज्यादा, या इनफैक्ट सामने से बल्ब है, हेडलाइट है, तो हमको तो पूरा अंधेरा छा जाता है। तो ये एक कंडीशन की वजह से, जैसे ये ग्रेजुअल, इसमें कुछ डिटोरिएशन या ऐसा हुआ नहीं है खास मेरे केस में। ऑफ कोर्स एज के हिसाब से इसमें आगे चल के जैसे नॉर्मल व्यक्ति के साथ होता है वैसा भी इसमें भी डिटोरिएशन हो सकता है जी। लो विजन, इसमें विजन है बट वो पुअर विजन कैटेगरी में है, जिसमें आप देख सकते हो लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। दूर की चीजें तो डेफिनेटली नहीं देख सकते, छोटी चीजें भी देखने में तकलीफ होती है। कुछ भी जमीन पे गिरा है या फिर छोटी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, किसी का चेहरा आपको ठीक से रश में या गर्दी में देखना है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ऑफ कोर्स एज आई मेंशन कि बाय बर्थ ये है कंडीशन, तो एडॉप्ट बिल्कुल हो चुका हूं इसके साथ जीने के लिए। स्कूल में मेरा रेगुलर स्कूलिंग है, जो स्कूल में मैं मॉन्टेसरी में चला गया, वहां से ही मैं 10वीं कक्षा में पास होके बाहर निकला, तो ऑलमोस्ट 12 साल मैंने एक ही स्कूल में गवाए। तो एक अच्छा वहां पे लोगों को समझ थी कि ये इसकी क्या प्रॉब्लम है। शुरू में पिताजी और माताजी बताया करते थे कि इसको विजन कम है तो आप आगे बिठाइए। तो मैंने सारी कक्षाएं पहले बेंच पे, वो भी पहला मतलब एकदम टीचर के सामने वाला बेंच पे बैठ के पढ़ाई की है। ब्लैक बोर्ड दिखा नहीं, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, वो भी कंडीशन के हिसाब से। अगर कुछ बड़ा लिखा है
तो ठीक है, नहीं तो काफी टाइम दिखा ही नहीं। तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाता है या समझाया जाता है वो कभी समझा कभी नहीं समझा, बट कॉपी करने के लिए हमेशा फ्रेंड का किताब तो रहती थी, तो उसके इस्तेमाल करके कॉपी करना जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो किया है। सुनना ये सबसे आई थिंक डेवलप किया धीरे धीरे, क्योंकि अगर देख के समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा सुनने की कोशिश और उसको याद रखने की कोशिश की है। तो इस तरह से एजुकेशन में एडॉप्शन की तौर पे एक तो लो विजन है, तो हम लोग पढ़ते समय मैं पढ़ लिख सकता हूँ, लेकिन नजदीक से मुझे जो भी चीज पढ़नी है उसको काफी 1 या 2 इंच के डिस्टेंस पे लाना पड़ता है। कुछ चीजें बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता हूँ जो बहुत ही छोटी टेक्स्ट साइज में होती है, तो उसके लिए कुछ हद तक मैग्निफिकेशन या प्रिज्मेटिक ग्लासेस मेरे पास अवेलेबल है जो अभी मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर बोर्ड में कुछ पढ़ना है उसमें हेडलाइंस वगैरह, तो मैग्नीफायर या प्रिज्मेटिक ग्लासेस उसमें काम में आ जाती है। दूसरा एक एडॉप्टेशन एज अ लो विजन जो मेरे केस में काफी हेल्पफुल रहा वो था लाइटिंग कंडीशन। जैसे कि धीरे धीरे कॉलेज में गया या उसके आगे पढ़ाई करते समय टेबल लैंप वगैरह यूज करने से काफी हेल्प हुआ, क्योंकि आपको लाइट आप अच्छी तरह से आपके बुक के ऊपर या जहाँ किताब के ऊपर फोकस कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, येलो लाइट या व्हाइट लाइट जो भी प्रिफर्ड लाइट हो। और उसके साथ साथ डेस्क एडजस्टमेंट भी किया ताकि वो उसको ऊपर उठा लिया तो और थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। तो इस तरह के एडजस्टमेंट की है, और ऑफ कोर्स जब भी नहीं समझा तो पूछा है दोस्तों से या टीचर से। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ एडॉप्टेशंस मेरे लिए हेल्पफुल रहे एज अ लो विजन पर्सन ड्यूरिंग माय स्कूलिंग डेज। प्रशांत, वॉइस इनेबल्ड अगर हम एटीएम की चर्चा करते हैं, अब धीरे धीरे करके सभी बैंक ये प्रोविजन आने लगा है कि जो एटीएम मशीन्स हैं वहाँ पे वॉइस इनेबल्ड जो है वो मशीन्स होनी चाहिए, जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स या कस्टमर उसको आराम से उनको एक्सेस मिल सके विदाउट एनी एडिशनल असिस्टेंस। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा है शुरू से, इसके सेटअप से लेके और आज जब ये धीरे धीरे बैंक के क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें आपका किस तरीके से कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन रहा है और कितना आसान या कितना टफ रहा, क्योंकि इसमें पूरे बैंक के जो सीनियर टॉप मैनेजमेंट है सभी बैंक्स के, जिसमें और कह सकते हैं कि आरबीआई के भी हो सकता है कुछ ऑफिशियल्स होंगे, आईबीए के कुछ ऑफिशियल्स होंगे, तो ये कितना आसान या कितना टफ था उन लोगों को कन्विंस करना और फिर फाइनली उस सेटअप को बिठाना, और फिर आज स्थिति ये है कि उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं पॉजिटिवली। धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो सभी एटीएम बैंक जो हैं वो वॉइस इनेबल्ड होंगे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। जी हाँ, ये एक एरिया है जहाँ पे मुझे बहुत ही समाधान है कि जिसमें मैं डे 1 से या शुरू से शामिल हूँ और जिसके आज रिजल्ट है और हम इससे और ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं। इसकी अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं 2009 साल में चला जाऊंगा कि जब से इसमें मैंने काम शुरू किया, लगभग अभी 6 साल हो गए। इसमें काफी चीजें मैं कर चुका हूँ, जानता हूँ और करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत फाइनेंशियल इंक्लूजन या एक्सेसिबल बैंकिंग इस एरिया में काम करते हुए हुई जब मैं जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज के साथ जुड़ा हुआ था। शुरुआत में आरबीआई के साथ या आरबीआई का सर्कुलर निकला था 2008 का, जिसमें बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर विजुअली चैलेंज के बारे में जिक्र हुआ था। उसको आगे लेते हुए कुछ एटीएम मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करके उन्होंने कुछ प्रोटोटाइप डेवलप किए कि किस तरह से टॉकिंग एटीएम फॉर विजुअली चैलेंज हो सकता है। तो वो प्रोटोटाइप 2 एटीएम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के थे, एनसीआर और डिपॉल्ट। तो वो प्रोटोटाइप 2009 के सितंबर की आई थिंक वो घड़ी थी, तब हम लोग ने इंस्टॉल किए थे और वहां पे टेस्ट करवाए थे, जिसके मैंने भी टेस्ट किए थे और हम लोग ने काफी यूजर्स को भी बुलवाया था और उनसे वो टेस्ट करवाया था। डेमो मशीन्स थे, तो उसको सेटअप किया था। उसमें अलग किसी ने टीटीएस इंजन का इस्तेमाल किया था, तो किसी ने रिकॉर्डेड वॉइस डाले थे, वेव फाइल्स। उसका बहुत ही रफ वर्कफ्लो था। उसको आगे लाते हुए फिर यही एटीएम मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम और काफी डायलॉग्स, इंटरैक्शंस चालू हुए। इसको एक
प्रॉपर रिपोर्ट के फॉर्मेट में हम लोग ने यूजर्स फीडबैक दिया, उसमें इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट सजेस्ट किए, इसके लिए कुछ फैक्ट शीट बनाया कि किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से इसके बारे में टेस्ट पॉइंट्स काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट बनवाया था। इसमें काफी काम चल रहे थे। इसके साथ साथ आईबीए के साथ मीटिंग हो रहे थे, कुछ बैंकों के साथ इंडिविजुअल हम लोग जाके मीटिंग करवा के उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सॉल्यूशन आप डेवलप कर सकते हैं। ये प्रोटोटाइप हम लोग ने टेस्ट किया हुआ है, ये एटीएम मैन्युफैक्चरर्स रॉ या अभी ये लेवल पे रेडी है। अगर आप बैंक कमर्शियल इसको आगे या इसमें लाइव करना चाहेंगे तो वो कंप्लीटली डेवलप हो सकता है। तो इसमें काफी सारे 1-2 साल तक मीटिंग्स चली। इसके बीच में आईबीए ने भी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने एक सब कमिटी स्थापन की जो ये टॉकिंग एटीएम के ऊपर काम करने वाली थी, जो जिसमें मैं इन्वॉल्व था। इसमें कुछ बैंकों के लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे एचडीएफसी और एसबीआई, यूनियन बैंक वगैरह। तो उनके साथ काम शुरू हुआ। फिर उनको टाइमलाइन दिया गया सब कमेटी को कि आप इसको पूरा टेस्ट कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए कुछ, और फिर आप आपका एक रिकमेंडेशन दीजिए। तो हम लोग ने एटीएम मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके विजिट किया, अलग अलग सजेशंस दिए। इसमें फिर इम्प्रूवमेंट्स के लिए काफी जो कुछ एटीएम मैन्युफैक्चरर चाहते थे कि वो रिकॉर्डेड वॉइस यूज करे, तो वहां पे उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, आप टीटीएस इंजन यूज करो जो ज्यादा एडवांटेजेस है, फिर इसको बायलिंगुअल करना इजी है। तो इस तरह से काफी आईबीए सब कमेटी के साथ काम चला। फिर याद है कि कुछ इसके आगे भी, मतलब मुझे याद आ रहा है 2012 का जनवरी महीना, जब एक एटीएम मैन्युफैक्चरर ने बढ़िया, मतलब एक और बेटर प्रोटोटाइप बनवाया था, जिसको हम लोग ने तभी के मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे, मुकुल वासनिक जी, उनको भी दिखाया था। तो ये 2 या 3 साल का पीरियड था जब ये सब कमेटी का काम चल रहा था। काफी इंटरेक्शंस हो रहे थे, विजिट्स हो रहे थे, बैंक्स को भी कन्विंस करने की कोशिश चल रही थी। और इन द मीनवाइल कुछ हद तक एटीएम प्रोटोटाइप रॉ से लेके यूजेबल लेवल तक डेवलप हो चुका था। तो ये काम चलते चलते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बैंकिंग सेक्टर में, मैं यूनियन बैंक में आ गया। और कोइंसिडेंट या शायद मेरा फेट है कि बैंक ने ऑलरेडी इसको आगे शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, और मुझे इसमें इन्वॉल्व किया गया फ्रॉम द डे 1। और जिस मंथ में भी ज्वाइन हुआ उसी मंथ में मुझे अहमदाबाद भेजा गया, जहाँ पे इसका पूरा सेटअप चल रहा था। जो बैंक का फर्स्ट टॉकिंग एटीएम लॉन्च होने वाला था, जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन गुजरात के प्रीमाइसेस में इसका इंस्टॉलेशन और सेटअप चल रहा था। तो वहां पे अगेन जो ये लाइव एटीएम था, जिसमें ट्रांजैक्शन लाइव होने वाले थे, तो काफी उसमें डेवलपमेंट की जरूरत थी, जो काफी टेस्टिंग के फिर हम लोग ने लाइव में किया, टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग करवाया। उसमें मतलब एक प्रॉपर और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन लेवल तक एटीएम को लेके आए। इसमें काफी हद तक टेस्ट रिपोर्ट्स और काफी कंट्रीब्यूशन या इनपुट्स मैंने दिए हुए हैं। और आगे जाके 6 जून, जैसे अभी हिस्ट्री बन चुका है, 6 जून 2012 को एक इंडिया का टॉकिंग एटीएम, ट्रूली एक्सेसिबल टॉकिंग एटीएम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, जिसको बाद में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एज अ स्टैंडर्ड वर्कफ्लो के रूप में मान्यता दी, एज वेल एज अदर बैंक्स ने एग्जैक्टली वही वर्कफ्लो फॉलो करके फिर आज लगभग 4,000 4,500 टॉकिंग एटीएम्स 5 या 6 बैंक्स के अवेलेबल है। और शायद आने वाले दिनों में हम काफी सारे बैंक्स को इसको देख सकते हैं। तो ये टॉकिंग एटीएम डेवलपमेंट के बारे में हुआ। इसको आगे चल के जब मैं इसका लॉन्च होने के बाद मेरे समझ में ये आ गया कि शायद इसमें के बारे में यूजर मैनुअल चाहिए। तो मैंने वो यूजर मैनुअल लिखा, जो बैंक ने पब्लिश किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, जो एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। आज 3rd एडिशन उसका अवेलेबल है। तो ये एक एरिया जिसमें टॉकिंग एटीएम के बारे में इम्प्लीमेंट होने के बाद कि किस तरह से उसको यूज किया जाए उसके बारे में काम किया। तो एक यहाँ पे आज टॉकिंग एटीएम जो अवेलेबल है भारत में, वो फुल्ली आपको 3 ऑपरेशंस अवेलेबल करवाता है: बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल और पिन चेंज। और इसमें कोई भी स्पेशल एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है।
ऑपरेशन हेडफोन के बेस पे होता है और आपको जो भी कंप्यूटर स्क्रीन एटीएम स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है वो सारा पढ़ के बताता है एरर मैसेजेस के साथ साथ। जैसे अगर आप एटीएम पे जाते हो, जो एटीएम अगर नेटवर्क में नहीं है या वो एटीएम अभी नॉन फंक्शनल है, तो शायद वहां पे मैसेज आता है कि आई एम सर्विंग और समथिंग, तो वो भी मैसेज पढ़ के दिखाता है ये हेडफोन। अगर आप जिसको इंसर्ट करने के बाद वो भी मैसेज पढ़ के बताता है जी। तो ये जर्नी रही टॉकिंग एटीएम के बारे में। ऑफ कोर्स इसके आगे भी काफी सारा, जैसे एटीएम का वेबसाइट, ये मेरे वॉलंटरी लेवल पे मैं और मेरे दोस्तों ने किया हुआ काम है कि टॉकिंग एटीएम इंडिया का वेबसाइट है जिसमें डेटाबेस हम लोग ने कोलेट किया हुआ है, सर्च इंजन बनाया हुआ है। तो काफी इसके वेबसाइट के टॉकिंग एटीएम के रिलेटेड में फिर वो पोस्टर हो डिजाइन करना जो स्टैंडर्ड बन चुका है, या फिर उसके बारे में गाइडलाइंस जो आईबी ने पब्लिश की उसमें काम किया हुआ, काफी उसमें काम किया हुआ है जी। तो टॉकिंग एटीएम में हेडफोन ऑपरेशन की कैसे जरूरत पड़ गई? क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एयरफोन या हेडफोन यूज कर सकते हैं या कोई और रीजन था? जी हाँ, जब हमारी काफी मीटिंग्स हो रही थी एटीएम मैन्युफैक्चरर्स के साथ और आईबीए सब कमेटी के मेंबर्स के साथ, तब सिक्योरिटी कंसर्न बैंक के एंड से हमेशा ये क्वेश्चंस होता था कि सिक्योरिटी क्या, क्योंकि अगेन जैसे काफी सारे मिथ्स है कि ब्लाइंड इंडिविजुअल जब कोई यूज करेगा तो ज्यादा रिस्क है वगैरह वगैरह। तो जी एक उसमें सजेशंस आया था या उसमें एक एडॉप्टेशन है, जैसे कि ग्लोबली भी ये फॉलो किया जाता है कि आप हेडफोन यूज करेंगे तो प्राइवेट आपका ट्रांजैक्शन होगा जी, प्राइवेसी आप रहेगी। क्या कर रहे हैं किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। राइट। जब आप पब्लिक स्पीकर पे करते हो तो आपके अगर उसके दो बाजू में एटीएम है या बाहर कोई गार्ड बैठा है, सामने बाजू में लोग खड़े हैं, तो सब सुन सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने कितना अमाउंट एंटर किया हुआ है। उसके ये एक प्राइवेसी के लिए आपको हेडफोन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर सिक्योरिटी के लिए वो है आप स्क्रीन को ब्लाइंड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। जो टेक्स्ट है स्क्रीन के ऊपर वो कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वहां पे बैंक का लोगो दिखता है या ब्लैंक स्क्रीन दिखती है। तो इसकी वजह से भी आप ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हो, आपने क्या किया हुआ, ये किसी को नहीं पता चलता है। तो इसके लिए हेडफोन का इस्तेमाल करना सजेस्ट किया गया और इसको रिकमेंड किया गया, अडॉप्ट किया गया कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए ब्लैंक स्क्रीन और हेडफोन का इस्तेमाल। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मेरे जहन में आई है प्रशांत, प्रश्न के तौर पर, ये जो हाँ। स्क्रीन ब्लैंक होती है इसके लिए कोई बटन प्रेस करना होता है या जैसे ही हम हेडफोन या ईयरफोन इंसर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है? अभी जो स्टैंडर्ड वर्कफ्लो फॉलो किया जाता है टॉकिंग एटीएम में, अब फिर कोई भी बैंक का एटीएम हो, इसमें जब आप एटीएम रूम में जाते हो पहले तो आप अपना हेडफोन इंसर्ट करोगे। हेडफोन इंसर्ट करने के बाद आपको वेलकम साउंड सुनाई देगा जिसमें वेलकम टू XYZ एटीएम। फिर आपको जनरल फ्लो में पहले बताता हूँ, आपको लैंग्वेज का चॉइस दिया जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल दिया जाता है, हाइड एंड ब्लैंक स्क्रीन का तीसरा ऑप्शन जो है जिसमें आपको बोला जाता है प्रेस 1 टू हाइड योर स्क्रीन या प्रेस 2 टू डिस्प्ले योर स्क्रीन। राइट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन यूज कर सकते हो कि आपको स्क्रीन दिखानी है या छुपानी है। फिर आप आगे चल के ओरिएंटेशन सुन सकते हो या उसको स्किप कर सकते हो और फिर आपको कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है। ये एक ऑफलाइन का वर्कफ्लो हो गया। अभी आपको और एक क्विक मोड ऑफ ऑपरेशन में बताता हूँ कि आप एटीएम रूम में गए, आपने हेडफोन इंसर्ट किया। हेडफोन इंसर्ट करने के बाद आप काफी अच्छी तरह से फैमिलियराइज हो कि ये सब वॉल्यूम कंट्रोल आएगा, हाइड एंड डिस्प्ले स्क्रीन आएगा, ओरिएंटेशन आएगा। आप अपना जो कार्ड है एटीएम डेबिट कार्ड, इसको इंसर्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट इस ऑपरेशन में आपकी स्क्रीन छिपाई जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाता है और आपको डायरेक्टली वॉइस सुनाई पड़ता है कि इंसर्ट एंटर योर पिन जी। तो ये दो तरीके हैं। एक तो आप ऑफलाइन फ्लो में जाते हो तो आप चूज कर सकते हो आपको हाइड करना है या डिस्प्ले करना है, प्रेस 1 या प्रेस 2, या फिर डायरेक्ट ऑपरेशन में आप हेडफोन कनेक्ट कीजिए, कार्ड इंसर्ट कीजिए प्रॉपरली, आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन्स विल बी हिडन या ब्लैंक। बैंक के अलावा कौन कौन से ऐसे एरियाज रहे हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं काफी पहले से और अभी भी इन्वॉल्व हैं? बैंकिंग के अलावा क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट लगभग अभी 8 या 10 साल ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ, ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है। मेरी करियर की शुरुआत एनएबी इंडिया के साथ हुई और बैंकिंग सेक्टर में आने के पहले
मैं जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज XRCVC के साथ एसोसिएटेड था। तो इस 8 या 10 सालों में काफी काम कर चुका हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मजा आता गया। जैसे कि मुझे इमीडिएटली जो याद आ रहा है वो प्रिंट एक्सेस के बारे में। आज डेजी एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल है टॉकिंग बुक्स के लिए, और इसके अलावा प्रिंट एक्सेस, क्योंकि आज कॉपीराइट लॉ अमेंड हुआ है। आज बुक शेयर के माध्यम से NIVH की लाइब्रेरी, ऑनलाइन ब्रेल लाइब्रेरी का माध्यम हो, या काफी सारे स्कैन बुक्स हो हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रिंट एक्सेस जिसकी शुरुआत बुक शेयर को इंडिया चैप्टर ओपन करने से हुई, जिसकी शुरुआत डेजी प्रोडक्शन से हुई, डेजी फोरम ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन से हुई, तो मैं इन सभी में इन्वॉल्व था। जैसे 2008 की वो मीटिंग मुझे याद आ रही है जो NAB दिल्ली में हुई थी, जब डेजी फोरम ऑफ इंडिया की एक लॉन्चिंग स्टोन रखी गई। फिर राइट टू रीड कैंपेन हो, जिसमें काफी सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी, जिन्होंने एक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप बनवाया था कॉपीराइट लॉ अमेंडमेंट के बारे में। इसमें और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है प्रिंट एक्सेस के बारे में, वो है टेक्नोलॉजीज, जैसे कि कुछ डेजी प्रोडक्शन के टूल्स है जिसका इस्तेमाल या टेस्टिंग हो, OB हो या टोबी हो, जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो प्रिंट एक्सेस एरिया में काम किया हुआ है। उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें एक मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और अलग अलग तरीके के डिवाइसेस और सर्विसेज को टेस्ट कर चुका हूँ। मुझे कुछ एग्जांपल याद आ रहे हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी वर्क्स, ये IBM का एक प्रोडक्ट था। इसमें काफी सालों से किया हुआ है, तो कुछ पुराने प्रोडक्ट्स भी है। डेजी प्लेयर्स है, जैसे एंजल प्रो हो, या तभी बड़ी करके एक प्लेयर डेवलपमेंट में चल रहा था। एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट्स हो, फिर वो बॉम्बे हाईकोर्ट का वेबसाइट हो, RCI का वेबसाइट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो, SBI का पोर्टल था जो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए तभी उन्होंने स्पेशली लॉन्च किया था। तो ये सारे वेबसाइट्स का एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग किया हुआ है। आईबॉल स्कैनर करके कुछ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट थे कि जिसको टेस्ट करते हम लोग देख रहे थे कि क्या हमारे लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये इंस्टेंट स्कैनर। तो ऐसे काफी टेस्टिंग में इन्वॉल्व हूँ। स्मार्ट केन अभी मुझे याद आ रहा है, जो रिसेंटली IIT दिल्ली ने भेजा था कि आप इसका इस्तेमाल करके आपका भी फीडबैक दीजिए। ये एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट रहा है फिर ट्रेनिंग का, जो अगेन मेरा एक बहुत ही अच्छा और पसंदीदा काम है कि कंप्यूटर सिखाना। काफी लोगों को सिखा सका हूँ, फिर वो एल्डरली लोग हो, फिर इवन 78 ईयर के कैप्टन नेटो हो, या फिर कोई छोटे बच्चे हो जो दूसरी तीसरी कक्षा में हो। इसकी बात तो मुझे याद आ रहा है कि NAB साइबर कैफे, जो एक तभी 2002 की बात है, इनिशियल डेज जब ये टेक्नोलॉजी इतनी पहुंच भी नहीं गई थी, लोगों को जॉस के बारे में भी खास पता नहीं था, इंटरनेट एक्सेस तभी शुरू हुआ था, तो तभी ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। तो NAB साइबर कैफे फॉर द ब्लाइंड, जिसमें मैं ज्वाइन हुआ, 2 साल से ज्यादा काम किया, और वहां से मुझे एक बड़ा रिकॉग्निशन मिला। तो लोग आते थे और इनफॉर्मली एड हॉक बेसिस पे मैं लोगों को इंटरनेट सिखाता था, याहू मैसेंजर सिखाता था। तभी कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करते थे, कुछ अलग अलग चीजें यूज करने की कोशिश करते थे ताकि लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। लोग इनफॉर्मली भी काफी चीजें सीख के जाते थे। तो वो एक ट्रेनिंग है, फिर वो स्पेशल एजुकेटर को फॉर्मल ट्रेनिंग हो या प्रोफेशनल के लिए कुछ एक्सेल ट्रेनिंग हो, ये एक एरिया है जिसमें काफी काम कर चुका हूँ। ट्रेनिंग, फिर वो इनेबल इंडिया के साथ भी आप इनेबल इंडिया के साथ भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है उनका, जिसमें मैंने पुणे में 2012 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें मैं एज अ मास्टर ट्रेनर अवेलेबल था।
मैंने खुद ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम मुंबई में किया था 2010 में। तब कुछ 10 या 12 पार्टिसिपेंट्स थे। इस तरह से इन्वॉल्वमेंट अलग अलग सेक्टर्स में, प्रिंट एक्सेस मैंने एक बताया, ट्रेनिंग है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है। बेसिकली जब काम करते हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या आज भी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर अभी रिसेंटली केजे सोमैया जैसे यहाँ पर एक मुंबई में अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है केजे सोमैया, जहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था कि एस्ट्रोनॉमी फॉर द ब्लाइंड, कि कुछ मराठी मीडियम के 5th या 6th स्टैंडर्ड के लड़कियों के लिए एक ब्लाइंड स्कूल के साथ एसोसिएट करके कि उनके लिए एस्ट्रोनॉमी किस तरह से सिखाई जा सकती है। तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर डेजी में उसके लिए मटेरियल क्रिएट किया गया जो मराठी में था, फुल टेक्स्ट फुल ऑडियो में बनाया। उसके लिए कुछ यूरेका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके कुछ प्रोटोटाइप बनवाए। तो अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो चुका हूँ कामों में, एक्सेसिबिलिटी के हो या ट्रेनिंग के रिलेटेड में हो, बट बेसिकली जिससे मैं डायरेक्ट सर्विस दे सकूं मेरे दोस्तों को, ब्लाइंड कम्युनिटी को। जी, और दोस्तों यहाँ पर लेना होगा हमको एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जिंदगी के सफर में अगर बढ़ना जरूरी है तो इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रेक भी जरूरी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यादें, ये यादें कई बार हंसा जाती हैं हमें, मुस्कुराने पर मजबूर कर जाती हैं हमें, और कई बार रुला देती हैं हमें। फिर वो यादें अपनी जिंदगी की हो या दूसरों से जुड़ी। दोस्तों, ऐसे अनगिनत राज हैं बॉलीवुड में जो आज तक खुले ही नहीं, और अगर खुले भी तो बहुत कम लोग जिन्हें जानते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं आरजे पुनीत सोनी लेकर आ रहा हूं आपके लिए यादें कहीं अनकही, इस शो में जिसमें होंगी यादें बॉलीवुड से जुड़ी हुई, होंगे फसाने और उनसे जुड़े तराने। तो सुनना न भूलिए हर मंगलवार रात 10 से 11 यादें कहीं अनकही, यादें अनकही, यादें अनकही, यादें अनकही। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का प्रोग्राम एक मुलाकात में। और आज के शो में हमसे मुखातिब हैं हमारे, बल्कि कहना चाहिए गेस्ट हैं, मुंबई के प्रशांत मधुकर नायक। प्रशांत, मैं थोड़ा सा पीछे एक बार जाना चाहूँगा। जब आप क्वालिफिकेशन आपकी आप ले रहे थे, हायर एजुकेशन थी, आपने BCA किया और फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ यू हैड दैट एजुकेशन। ये सारे वो फील्ड्स हैं जहाँ के विजुअली इम्पेयर्ड इजीली तैयार नहीं होता है। माइंड में कुछ वैसिलेशंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं कि भाई इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए कि नहीं। तो बीइंग अ लो विजन, आपके माइंड में भी कुछ डाउट था कि भाई आपको BCA करना है, फिर कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड करना है, कुछ दूसरी जो आपने स्टडीज़ की है वो आपको करना है। उस समय क्या जो आपका स्टेट ऑफ माइंड था स्टडी को लेकर, वो क्या था? अमित जी, मेरे केस में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरा एजुकेशन रेगुलर स्कूल में हुआ है, और
मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लगभग मेरे एज के 20 इयर्स तक शायद विजन इम्पेयरमेंट, लो विजन, कैटेगरी फॉर द ब्लाइंड, ये मैं कुछ नहीं जानता था। इतना जानता था विजन इम्पेयरमेंट है, कम दिखता है। और वही चीज लेके जैसे स्कूल में माताजी पिताजी ने बताया कि इसको कम दिखता है, आगे बिठाओ, या मैं भी तो एडजस्टमेंट करके चल रहा था। एजुकेशन स्कूलिंग कंप्लीट तो किया, बट मेरा जो आजू मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ या मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है, इसमें टेक्निकल लोग ज्यादा है। मेरी सिस्टर खुद डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। मेरे जो नेबर्स है उसमें 4 भाई, चारों के चारों इंजीनियर्स है। मेरे पिताजी खुद टेक्निकल साइड से बिलोंग करते, ऑटोमोबाइल कंपनी में फोरमैन थे। तो बचपन से इंजीनियरिंग साइड का अट्रैक्शन था। और मेरा जो स्कूल था, जो टेक्निकल हाई स्कूल, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड 8 से टेक्निकल सब्जेक्ट आता है। वोकेशनल होता है, बट आप ले सकते हो ताकि आगे चल के आप वो साइड में आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक शायद इस एनवायरनमेंट का मेरे ऊपर प्रभाव था। घर में भी सिस्टर थी जो आगे इंजीनियरिंग सीख रही थी, तो मुझे भी इंजीनियरिंग बनना था। तो उसका मैंने एक वे आउट था कि आप 10वीं कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, डिग्री कीजिए। तो वही रूट में मैं आगे चला गया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसमें आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगा। बट फिर मैं डिप्लोमा के लिए गया, जिसमें मैंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स ही था, इसमें सिर्फ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फील्ड्स आते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, रेडियो इंजीनियरिंग, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। तो मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया, वो एक एरिया में। डिप्लोमा तो कंप्लीट किया, डिफिकल्टीज काफी आई बट निभाई। बाद में शुरू हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि बाद में जॉब मिलना, लोगों का एक्सेप्टेंस, ये काफी इश्यूज आने लगे। मेरे बारे में और एक चीज, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो अफेक्ट करती है या जो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी या चैलेंज है मेरे लिए, वो एक मेरा प्रेजेंस, एज आई सेड, कि वाइट स्किन। तो लोगों का एक्सेप्टेंस थोड़ा वो लेवल, क्योंकि थोड़ा सा आप सोशल अगर आप सोचो तो थोड़ा लोग एक्सेप्ट नहीं किया करते हैं। जी, अच्छा नॉर्मल दिखने वाला आदमी है तो, और विजन ऑफ कोर्स, आंखें तो छोटी हो ही जाती है, तो समझ में आता है। तो तब उसके बाद शुरू हुई प्रॉब्लम कि जॉब मिलना, या जो उस फील्ड में जॉब मिलना जिसमें मैंने एजुकेशन लिया था। बट एक एम्बिशन था फ्रैंकली, जिसके लिए मैं स्कूल के बाद अच्छा स्कोर लेके 10वीं में डिप्लोमा किया। उसमें भी मैंने 2 साल फंसा, तो मैंने BCA किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें भी काफी चैलेंजेस आए, जैसे प्रैक्टिकल करना हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे यूनिक्स वगैरह प्रोग्राम है जिसमें स्क्रीन टेक्स्ट बेस्ड है स्क्रीन्स। तो इस तरह के चैलेंजेस आए, बट एक जुनून था कि ये करना है। थोड़ी गैप के बाद मैंने शुरू की थी ये एजुकेशन के लिए, तो एक कंप्लीट करना था। तो उस तरह से आगे पढ़ाई करते गए और BCA कंप्लीट किया विद फर्स्ट क्लास। जी, ये जो आपने 2 बातें कही हैं, एक तो ये कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ करने का जज्बा था और अंदर से आपकी आत्मा कुछ करना चाहती थी। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट सोल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर बॉडी। और ये जो आपने उदाहरण दिया, इससे ये बात चरितार्थ होती है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि आपको एक टेक्निकल एटमॉस्फेयर मिला, टेक्निकल एनवायरनमेंट मिला घर में, जिसके आधार पर आप जो है वो टेक्निकल काफ़ी कंप्यूटर सेफी रहे, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे और काफ़ी इस को साथ लेके आप चाहे वो प्रोफेशनली या फिर पर्सनली या फिर जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ पे आपने हमेशा टेक्नोलॉजी को साथ रखा। दैट्स वंडरफुल। प्रशांत, जब कभी स्पेयर टाइम होता है, क्योंकि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, लेकिन कभी कभी इंसान खुद इंडिविजुअली पर्सनली कुछ वक्त निकालना चाहता है, तो तब आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या होते हैं? इसका अगर मैं आंसर दूं तो ये ऐसा है कि मेरे केस में चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से। जैसे कुछ चीज़ें मैं हमेशा ऑफ कोर्स करते रहता हूँ। जैसे मुझे एक चीज़ पसंद है कि कटिंग्स, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ अच्छी आर्टिकल्स हो, कुछ कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हो जिसके कटिंग करके उसके फाइल बनाना, ये मेरी एक हॉबी है। इसमें
टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं। जैसे शुरुआती में कुछ मेडिकल रिलेटेड में काफी कलेक्ट कर चुका था, बाद में कंप्यूटर्स के रिलेटेड में काफी कुछ भी आता था कि कंप्यूटर में ये करो वो करो। कुछ एक सीरीज चलती है कुछ न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उस तरह के कटिंग करना और फिर उसको अच्छी तरह से सेव करना, फाइल में रखना, ये एक मेरी एक अच्छी हॉबी है। और फ्री टाइम में फिर उसको ही मैं निकाल के पढ़ लेता हूँ या इसको रिवाइज करता हूँ, देख लेता हूँ। इसके साथ साथ विद कंप्यूटर यूसेज तो आजकल आपका फ्री टाइम काफी अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने में, रीडिंग करने में जाता है। लिसनिंग जो काफी हम सभी को एक इंटरेस्ट है, वैसा मुझे भी है। फिर वो ज्यादा से ज्यादा फिल्मी म्यूजिक हो, ओल्ड फिल्मी सॉन्ग्स हो, जिसको सुनते हुए काम करना, जिसको सुनते हुए अपने मूड को सुधारना, ये भी एक अपना एक इंटरेस्ट है। तो ये कुछ इंटरेस्ट है। काफी सारा आजकल तो काम कंप्यूटर पे या कंप्यूटर के साथ ही जाता है। थोड़ा बहुत घूमना फिरना होता है, बट एज अ हॉबी आई थिंक ओल्ड पेपर्स या फिर मैं मेरी चीजें मैं संभाल के रखता हूँ, बहुत पुराने। फिर वो मेरा हॉल टिकट भी ना हो 10वीं का, वो भी मैं संभाल के रखता हूँ। तो यही शायद मेरी हॉबी है। प्रशांत, अपने श्रोताओं के लिए कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? बेसिकली मैं भी आप में से ही एक हूँ। कुछ आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सभी श्रोताओं से कि जो भी करो उसमें दिल लगा के काम कीजिए। एक चीज जो मैंने देखी हुई है, क्योंकि 10 सालों से विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ, कम्युनिटी के साथ काम कर चुका हूँ। कुछ स्किल गैप्स है जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसमें ध्यान दें और अपने आप को डेवलप करें। स्किल्स, फिर वो ब्लाइंडनेस रिलेटेड हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, आप इस सब में अगर बेटर करें तो आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हो सकते हो जॉब के लिए या किसी फील्ड के लिए। तो बस इतना ही आप सबसे संदेश है कि आप टू बी अ वेरी गुड सक्सेसफुल पर्सन, जस्ट वर्क ऑन योर एबिलिटीज, स्किल्स एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग आप सबसे कहना चाहूंगा कि गिव बैक टू सोसाइटी, क्योंकि जो जितना आप दोगे उतना ही आपको बहुत उससे ज्यादा वापस आ जाता है। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे यह बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम एक मुलाकात के बारे में अगर आप कोई फीडबैक या सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आपका इस बार भी स्वागत है। हमें ईमेल कर सकते हैं आप amit@radioudan.com पर। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पर। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, जहां आप रेडियो उड़ान के संबंध में तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात, हमारी बातचीत बस यहीं तक। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे और मैं जा रहा हूं आपसे फिर मिलने के लिए। जी हाँ, आना और जाना तो जिंदगी में लगा ही रहता है दोस्तों। आज गए तो कल फिर आए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।